अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलियाटिक। आई एम योर इंस्ट्रक्टर हिलाल रहमान। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस जो है, नए लेक्चर जो है वो आपको बर वक्त टाइम पे मिल सकें। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि लीडरशिप और मैनेजमेंट का एक यूनिट है। और आज का टॉपिक है हमारा वर्क लोड मैनेजमेंट, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय नाजिश लाखानी, जो कि डब यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरार हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब है कि काम का सही तरीके से तकसीम करना और उसे मैनेज करना ताकि हर शख्स अपनी ड्यूटीज़ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अंजाम दे सके। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीडरशिप और मैनेजमेंट का, ख़ास तौर पर हेल्थ केयर सेटिंग जैसे कि हॉस्पिटल में, जहाँ पेशेंट केयर की काफ़ी डिमांडिंग होती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह से तकसीम होती है और किस तरह से ये काम करती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन वर्कलोड मैनेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे। अंडरस्टैंड डिफरेंट पेशेंट केयर प्रोसेस, इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट, यानी कि जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो उसका जो प्रोसेस है वो तरीक़ाकार क्या होता है, उसमें इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट, तो ये चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट इसको भी समझ सकेंगे डिफ़ाइन। और ये तीन जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस, ये हमारे पास क्या होती है, हम आगे चल के इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर मॉडल के जो स्टूडेंट है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो नर्सिंग केयर मॉडल है उसको भी डिफ़ाइन कर सकेंगे। वर्बलाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच मॉडल, और वो मतलब हर मॉडल के जो एडवांटेजेस है या जो डिसएडवांटेजेस है वो भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे, वो भी समझ जाएंगे। और इसके अलावा आखिरी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ दीज मॉडल इन पेशेंट केयर एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल, कि उसमें पेशेंट केयर एरियाज जो हॉस्पिटल में कौन कौन से मॉडल जो है वो यूज़ होते हैं उसको भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं हम वर्कलोड को, कि वर्कलोड हमारे पास होती क्या है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ मशीन एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी आर इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, यानी कि वर्कलोड का मतलब है वो अमाउंट काम जो किसी मशीन, एम्प्लॉयज़ या ग्रुप को परफॉर्म करना होता है। ये एक एस्टिमेट होता है कि कितना काम किसी पार्टिकुलर रिसोर्सेज, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर मशीन, के ज़रिए परफॉर्म करवाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नर्स को एक शिफ्ट में 15 पेशेंट को देखना है और हर पेशेंट के लिए 30 मिनट का टाइम दिया गया है, तो ये नर्स का टोटल वर्कलोड है। अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो तो नर्स को काम करने में मुश्किल हो सकती है और उनकी एफिशिएंसी गिर सकती है। अगर वर्कलोड सही से मैनेज किया जाए तो नर्स अपनी ड्यूटीज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है और पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होता है इससे। तो ये थी हमारे पास वर्कलोड की डिफिनीशन और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पेशेंट केयर की, यानी उसमें तीन टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास आती है, इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट। तो समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट, जिसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म बाय द सिस्टम, यानी कि इनपुट हमारे पास वो एनर्जी और रॉ मटेरियल है जो सिस्टम में डालकर प्रोसेस किया जाता है। ये वो रिसोर्सेज है जो किसी भी सिस्टम के काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंफॉर्मेशन, मनी, एनर्जी, टाइम, इंडिविजुअल एफर्ट और किसी किस्म का रॉ मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हॉस्पिटल की मिसाल ले तो इनपुट में इंफॉर्मेशन में उनकी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोसिस के लिए लैब रिपोर्ट्स और उनका पर्सनल डेटा। पैसे, मनी की बात करें तो उसमें हॉस्पिटल की फंडिंग और इलाज के लिए लगने वाले ख़र्चे। एनर्जीज़ की बात करें तो उसमें डॉक्टर्स और स्टाफ का काम करने का जुनून, पेशेंट और उनकी फ़िज़िकल एनर्जी। वक्त, मीन टाइम की बात करें तो डॉक्टर्स का चेकअप और सर्जरी के लिए डेडिकेट किया गया वक्त। और रॉ मटेरियल में हमारे पास दवाइयाँ, इंजेक्शन और मेडिकल सर्विसेज जैसे एक्सरे मशीन्स और वेंटिलेटर आ जाते हैं। यानी कि इनपुट वो चीज़ें हैं जो किसी सिस्टम में लगाई जाती है, जैसे पैसा, मालूमात, पैसा, वक्त और एनर्जी। मिसाल के तौर पर अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट की डिटेल और दवाइयाँ इनपुट का हिस्सा होती हैं। अब नेक्स्ट चल के बात करते हैं थ्रूपुट की, कि थ्रूपुट हमारे पास क्या होता है। सो द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड बाय द सिस्टम टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल और एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू प्रोडक्ट that are usable by either the system itself or the environment,
यानी कि थ्रूपुट हमारे पास वो प्रोसेस है जो सिस्टम के इनपुट को प्रोडक्ट या सर्विस में तब्दील करते हैं। ये सिस्टम के बीच का हिस्सा होता है, मिड हम इसको बोल सकते हैं, जो इनपुट को वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल इसमें थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग, सॉर्टिंग, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ग्रुप मीटिंग्स एंड डिस्कशन, मेल्टिंग, शेपिंग और हैमरिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझें कि थिंकिंग और प्लानिंग में डॉक्टर का पेशेंट की बीमारी को समझना और उसके इलाज का तरीका ढूंढना और फिर उसको डिसाइड करना कि कौन से तरीके से वो इलाज करेगा। देन नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में फैसला, मतलब उसको डिसीजन वो लेता है पेशेंट को कौन सी दवा दी जाए या फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत है। ग्रुप मीटिंग में डॉक्टर और स्टाफ का मिलकर पेशेंट के इलाज के लिए स्ट्रेटजीज बनाना। कंस्ट्रक्टिंग और शेपिंग, मेडिकल सर्विसेज का इस्तेमाल करके पेशेंट का इलाज करना, जैसे फ्रैक्चर बोन को प्लास्टर में फिक्स करना या हार्ट सर्जरी में बाई पास करना। तो थ्रूपुट वो प्रोसेस है जो इनपुट को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट और सर्विस बनाता है। अब नेक्स्ट चल के बात करते हैं अब आउटपुट की। आउटपुट जैसे नाम से भी जाहिर है कि रिजल्ट या फिर आउटकम। द प्रोडक्ट और सर्विस विच रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टम थ्रूपुट और प्रोसेसिंग ऑफ टेक्निकल, सोशल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन इनपुट। यानी कि आउटपुट वो प्रोडक्ट या सर्विस है जो सिस्टम के प्रोसेस के बाद निकलती है। ये वो चीज़ होती है जो किसी भी सिस्टम का फाइनल रिजल्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स में दिए गए हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, डिसीजंस, लॉज, मनी, असिस्टेंस, कार्स, कपड़े और बिल। यानी डॉक्यूमेंट में पेशेंट की डायग्नोज और ट्रीटमेंट की फाइनल रिपोर्ट का आ जाना, डिसीजन पेशेंट के इलाज के बाद फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए प्लानिंग करना और वो डिसाइड करना। हेल्थ रिकवरी, पेशेंट का हेल्दी होना और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आना। मेडिकल असिस्टेंट यानी सर्जरी के बाद पेशेंट का रिहेबिलिटेशन और फॉलोअप करना। तो फिर बता दूं मैं आपको कि आउटपुट वो चीज़ें हैं जो प्रोसेस के बाद मिलती है, जैसे कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट का रिकवर करना और उनकी सेहत का बेहतर होना। तो जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं कि सिस्टम थ्योरी के तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इनपुट वो रिसोर्सेज है जो सिस्टम में डालकर काम शुरू होता है, फिर थ्रूपुट आता है जो वो प्रोसेस है जो इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है, और आउटपुट हमारे पास वो फाइनल नतीजा है जो सिस्टम का गोल होता है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को आखिर में दे दूं कि इनपुट पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दवाई और मेडिकल सर्विसेज में आ जाती है, थ्रूपुट में डायग्नोसिस, सर्जरी और दवा प्रेस्क्रिप्शन करना आ जाती है, और आउटपुट पेशेंट का सेहतमंद होना और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना इसमें आ जाती है। तो आई होप कि ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को समझ आ गई है वो होगी। तो हम ज़रा एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ फैमिली सिस्टम के फैमिली सिस्टम के माली हालत को समझने के लिए हम इन चार कंसेप्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास इनपुट, आउटपुट, थ्रूपुट और फीडबैक आ जाता है। तो वी कुड टुक एट अ फैमिली फाइनेंस टू इलस्ट्रेट दिस फोर कंसेप्ट। मैंने बता दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं इनपुट की। द मनी अ फैमिली रिसीव फ्रॉम वेजेस, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, टैक्स रिफंड्स। यानी इनपुट का मतलब है वो पैसे या रिसोर्सेज जो फैमिलीज़ को मिलते हैं। ये वो मनी है जो फैमिली को अलग अलग तरीक़ों से मिलती है। फॉर एग्जांपल वेजेस, तनख्वाहों से जो पैसे फैमिली के मेंबर अपने काम से कमाते हैं। गिफ्ट्स, पैसे या चीज़ें जो फैमिली को दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलती है। इनहेरिटेंस, पैसे या माल जो पुरानी नस्लों से उनको मिलते हैं, मतलब उसके वालिद या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से जो उसे मिलती है। अगला हमारे पास है टैक्स रिफंड्स, यानी वो पैसे जो फैमिली को गवर्नमेंट से टैक्स फाइल करने पर वापस मिलते हैं। ये इनपुट फैमिली की माली सूरत हाल का बुनियादी हिस्सा होता है जिसे मैनेज करना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्रूपुट की। सो थ्रूपुट, डिपॉजिटिंग द मनी इन चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, राइटिंग चेक्स, स्पेंडिंग कैश, ट्रांसफरिंग मनी electronically, recording deposit in the bank book, balancing the checkbook, developing a budget. These are all process or what family member do related to money. यानी थ्रूपुट उन एक्टिविटीज़ या प्रोसेस को कहते हैं जो फैमिली मेम्बर्स अपनी माल और दौलत को मैनेज करते वक्त परफॉर्म करते हैं। थ्रूपुट की हमारे पास देखिए कुछ मिसालें जो यहाँ पे दी गई है, उसमें पैसा डिपॉजिट करना, चेकिंग और सेविंग अकाउंट्स में चेक्स लिखना या पैसे की पेमेंट करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और फ़ोन बिल्स के लिए। कैश खर्च करना, रोज़मर्रा के ख़र्चों के लिए। पैसे ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पेमेंट के लिए। डिपॉजिट को रिकॉर्ड करना बैंक बुक में ताकि कौन से पैसे डिपॉजिट हुए हैं या ट्रैक किए जा सके। चेक बुक बैलेंस करना ताकि पता चले कि कितने पैसे कितने हैं और कितने खर्च किए गए हैं, और उसका आखिर में बजट बनाना जो पैसे की आमदनी और ख़र्च का हिसाब रखें। तो थ्रूपुट में वो सारे स्टेप शामिल है जो फैमिली अपनी आमदनी और ख़र्च को मैनेज करने के लिए यूज़ करती हैं। अब अगला हमारे पास जो है वो
आउटपुट है द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज विद द फैमिलीज मनी सच एज द यूटिलिटीज द मॉर्गेज इंश्योरेंस ऑटोमोबाइल्स फूड एक्सेट्रा। यानी कि आउटपुट का मतलब है वो चीज़ें जो फैमिली अपने पैसे से ख़रीदती है या जो हासिल होती है ये वो रिजल्ट है जो पैसे को मैनेज करने के बाद मिलती है। आउटपुट की एग्जांपल यहाँ पे जो गुड और सर्विसेज जो फैमिली के पैसे से ख़रीदे जाते हैं, जिसमें यूटिलिटीज़ बिजली पानी गैस के बिल वगैरह हो गए, मॉर्टगेज यानी घर का कर्जा वगैरह जो है वो इंसान जो है वो देता है, इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल गाड़ी ख़रीदना या उसको मेंटेनेंस रखना, फूड और ग्रोसरी खाना और सामान ख़रीदना वगैरह। तो ये वो चीज़ें हैं जो फैमिली अपने पैसे से ख़रीदती तो ये वो चीज़ें जो फैमिली अपनी फैमिली से ख़रीदती है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फीडबैक, वो इन्फॉर्मेशन जो फैमिली को अपनी माली हालत का अंदाज़ा लेती है। द बैंक स्टेटमेंट शोइंग चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट बैलेंसेज, द बैलेंस विच अराइव फॉर फूड एंड सर्विसेज, द कंपेरिजन बिटवीन द बजट अमाउंट एंड द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि फीडबैक उन चीज़ों को कहते हैं जो फैमिली अपने फाइनेंशियल डिसीजन और एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलने में मदद देती है। ये उन्हें गाइड करती है कि वो अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं या नहीं। इसमें फॉर एग्जांपल इसमें बैंक स्टेटमेंट जो चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बैलेंस को दिखाती है और ये बताते हैं कि कितने पैसे हैं, बिल जो आते हैं, और फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मॉर्गेज, घर का कर्जा हम लोगों ने उसकी बात भी की, इंश्योरेंस के बिल्स, कंपैरिजन ऑफ बजट अमाउंट वर्सेस एक्चुअल स्पेंडिंग। यानी कि जो फैमिली को ये बताता है कि उन्होंने बजट में जो रखा था वो सच में कितना खर्च किया। फीडबैक फैमिली को अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने में मदद देता है और ये इंश्योर करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सके। तो ये 4 कंसेप्ट फैमिलीज़ को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में मदद देते हैं और उन्हें अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा देने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो अब आगे चल के बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड विद डिफरेंट पेशेंट केयर प्रोसेसेस, यानी कि जिस प्रोसेसेस की हमने बात की फैमिली सिस्टम की, तो अब आप लोग इसको पेशेंट केयर प्रोसेस के साथ रिलेट करके उसके एग्जांपल जो है वो आप दे सकते हैं। एंड आई होप कि जो लोग आप अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको रिलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसके एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं और लिख ले, ताकि हमें भी आइडिया हो कि आप लोग को हमारी जो लेक्चर्स हैं और इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट और फीडबैक को समझ आ गई है। तो काइंडली ज़रूर जो है वो नीचे लिखें। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं एफिशिएंसी की। जिस तरह हमने कहा था कि 3 टर्मिनोलॉजीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस। तो उसमें एफिशिएंसी जो है उसको पढ़ते हैं। इट इज़ जनरली डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच टाइम, एफर्ट और कॉस्ट इज विल यूज्ड फॉर इंटेंट एंड टास्क और पर्पस। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब है कि वक्त, मेहनत या फिर जो हमारे पास कॉस्ट होता है उसको किसी हद तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि जो काम दिया जाता है वो आसानी से पूरा हो सके। फॉर एग्जांपल अगर एक नर्स को कई पेशेंट की मेडिकेशन देनी है तो एफिशिएंसी का मतलब ये होगा कि वो सब मेडिकेशन कम वक्त में और सही तरीके से दे। अगर नर्स पहले से मेडिकेशन अरेंज कर लेगी और अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेगी तो उसका काम एफिशिएंटली होगा। और इसके हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है, एक तो ये हमारे पास हमारे टाइम को सेव करती है। दूसरा, रिसोर्स की इसमें हमारे पास बचत होती है क्योंकि कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके ज़्यादा काम हो सकता है इसमें, और पेशेंट का इंतज़ार इसमें कम होगा। अगर एफिशिएंटली दी जाती है तो पेशेंट को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अब मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस्ड द प्रोडक्टिविटी। के प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, that is of production's capability to create income, which is measured by the formula real output value minus real input value। यानी कि प्रोडक्टिविटी एक मेजर है जो ये बताता है कि कितनी एफिशिएंसी से प्रोडक्शन हो रही है, यानी यानी कि काम कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। उसे कैलकुलेट करने का तरीका, जैसे हमारे पास रियल आउटपुट वैल्यू यानी जो काम हुआ है, माइनस रियल इनपुट वैल्यू जो रिसोर्सेज उसमें यूज़ किए गए हैं। प्रोडक्ट ये हमारे पास इसका फार्मूला है। रियल आउटपुट वैल्यू मतलब कितना काम हुआ है, कितने पेशेंट को ट्रीट किया गया है, उससे हम माइनस करेंगे रियल इनपुट वैल्यू मतलब कितने रिसोर्सेज, मतलब जैसे कितने वक्त में काम हुआ है, कितने पैसे उसके ऊपर लगे और कितने स्टाफ जो है वो उसमें शामिल थे। फॉर एग्जांपल अगर एक नर्स काम कर रही है और उसका काम है 10 पेशेंट की वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, तो अगर वो इन सबको एफिशिएंटली मॉनिटर कर लेती है बिना किसी गलती के तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी। अगर नर्स काम में फालतू वक्त वेस्ट करती है या टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं करती तो प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। और इसके हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में, एक तो यह है कि ज़्यादा पेशेंट की केयर
ज़्यादा पेशेंट को कम वक्त में देखा जा सकता है, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर आउटकम जो है वो हमें मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। दिस वन इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। When something is deemed effective, it means it has an intended or expected outcome or produce a deep-lived impression. यानी इफेक्टिवनेस का मतलब है किसी काम को इस तरह से अंजाम देना कि वो डिज़ायर्ड या एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे। अगर कुछ इफेक्टिव है तो उसका मतलब है कि वो अपने इंटेंडेड रिजल्ट अचीव करता है या फिर वो कोई ऐसा डीप और विव्ड इंप्रेशन छोड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स पेन मेडिकेशन दे रही है या पेन किलर जो है वो पेशेंट को दे रही है और उस वक्त मेडिकेशन के बाद पेशेंट का दर्द कम हो जाता है, तो ये इफेक्टिवनेस का एक एग्जाम्पल है। अगर ट्रीटमेंट ने पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव किया है तो वो इफेक्टिव है। और इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो पेशेंट की सेहत में बेहतरी आना, पेशेंट को सेटिस्फाई करना और हेल्थ आउटकम। जब केयर इफेक्टिव है तो उससे पॉजिटिव हेल्थ आउटकम मिलते हैं, जैसे रिकवरी या सिस्टम का कंट्रोल होना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नर्सिंग केयर कैन बी कैरीड आउट थ्रू अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स। यानी कि नर्सिंग केयर का जो तरीका है वो नर्सिंग केयर का तरीका हर फैसिलिटीज़ में या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है। मतलब कि किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर का तरीक़ाकार एक होगा तो किसी फैसिलिटी मतलब या कहीं पे वो अलग हो सकता है। एंड द मॉडल ऑफ नर्स केयर यूज टू वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन फैसिलिटी टू अनदर फ्रॉम वन सेट ऑफ पेशेंट सर्कमस्टांसेस टू अनदर। यानी कि पेशेंट की नीड्स के मुताबिक भी ये मॉडल जो है वो चेंज हो सकता है। अलग अलग मॉडल का यूज़ होता है जो पेशेंट केयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मॉडल पेशेंट केयर की क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक नर्स को एक या कुछ पेशेंट की पूरी केयर देने की जिम्मेदारी दी जाती है हॉस्पिटल में, तो एक नर्स हर चीज़ का ध्यान रखती है, जैसे कि उस पेशेंट को मेडिकेशन देना, उसको मॉनिटर करना, उसके वाइटल साइन देखना और पेशेंट का फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट देखना। जैसे कि आईसीयू में एक नर्स एक पेशेंट को पूरी तरह से केयर दे सकती है, जिसमें उसकी वाइटल साइन मॉनिटर करना मेडिकेशन देना और पेशेंट की फ़िज़िकल नीड्स का ख्याल रखना शामिल है। तो एफिशिएंसी कम हो सकती है क्योंकि एक ही नर्स को ज़्यादा काम देना पड़ता है। इफेक्टिवनेस इसमें हाई है क्योंकि नर्स को पेशेंट का हर डिटेल मालूम होता है और वो केयर को पर्सनलाइज कर सकती है। और इसमें प्रोडक्टिविटी हमारे पास कम हो सकती है क्योंकि एक नर्स एक पेशेंट पे जो है वो फोकस करता है एट अ टाइम। अब अगले स्लाइड पे चल के देखते हैं टीम नर्सिंग। बेसिकली टीम नर्स एक मॉडल है हमारे पास जिसका मकसद ये है कि नर्सिंग केयर को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि ज़्यादा पेशेंट्स को बेटर केयर जो है वो मिल सकें। सो इट इज़ ओरिजिनेटेड इन 1950s एंड 60s। यानी कि टीम नर्सिंग मॉडल की शुरुआत 1950-1960 में हुई थी। It involves use of a team leader and a team member to provide various aspects of nursing care to a group patient। और इस मॉडल में एक टीम लीडर और एक टीम मेंबर मिलकर एक ग्रुप को पेशेंट की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। टीम लीडर एक एक्सपीरियंस नर्स होता है जो केयर को सुपरवाइज करता है और टीम मेंबर में नर्सेज और नर्सेज असिस्टेंट शामिल होते हैं जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। In a team nursing, medication must be given by nurse while bath and physician are given by nursing assistant under the supervision of a nurse team leader। यानी कि जो टीम लीडर होगा इसमें उसका काम ये होता है कि वो टीम के मेंबर को गाइड करे और इंश्योर करे कि टास्क एफिशिएंटली और सही तरीके से हो रहा हो। टीम लीडर जो एक सीनियर नर्स होती है केयर को ऑर्गेनाइज करती है और टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है। नर्स जो होती है उसमें इस मॉडल में नर्स मेडिकेशन देने, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करने और केयर प्लान बनाने के काम करती है। और नर्स असिस्टेंट जो होता है वो डेली केयर टास्क जैसे बात देना, हाइजीन मेंटेन करना और फिजिकल केयर प्रोवाइड करना दिया जाता है। और ये टास्क नर्सिंग असिस्टेंट को टीम लीडर की सुपरविजन में परफॉर्म करना होता है। जैसे कि अगर एक टीम नर्सिंग में मेडिकेशन जो है वो एक नर्स देगा तो बात और फिजिकल केयर जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो देगा और इसकी जो सुपरविजन है वो एक नर्स टीम लीडर जो है वो करेगा। The next we have skill mixes include experienced and especially qualified nurses to nursing order lines। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस मॉडल में स्किल मिक्स काफ़ी वॉइड होती है। मतलब इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ नर्सेज और अदर हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो शामिल होती है। और उसका मतलब है कि एक्सपीरियंस और स्पेशली क्वालिफाइड नर्सेज के साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट्स और अदरवाइज भी शामिल हो सकते हैं जो बेसिक केयर टास्क को हैंडल करते हैं। द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर विद दिस सिस्टम इज क्वेश्चनेबल एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ केयर इज़ ऑफ कंसर्न। यानी कि टीम नर्सिंग मॉडल में पेशेंट केयर की क्वालिटी
काफ़ी डेटा क्वेश्चनेबल हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस मॉडल में कई डिफरेंट के अलग अलग लोग जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक नर्स मेडिकेशन देती है तो दूसरी नर्स फिजिकल केयर देती है और नर्सिंग असिस्टेंट हाइजीन और डेली केयर टास्क करते हैं। अगर इन टास्क के दरमियान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो, ये सब स्टाफ मेंबर अपने रोल्स को क्लियर तरीके से ना समझ पाएँ तो पेशेंट केयर में फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि पेशेंट केयर को जायज़ और होलिस्टिक तरीके से, मतलब कि वो पेशेंट को केयर जायज़ और होलिस्टिक तरीके से नहीं मिल पाती और एक नर्स सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर रही होती है, लेकिन पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ का कंप्लीट हिसाब नहीं रखा जाता। तो अब अगले स्लाइड पे चल के हम लोग बात करते हैं प्राइमरी नर्सिंग की कि ये हमारे पास क्या होती है। प्राइमरी नर्सिंग रेफर टू कम्प्रहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइडेड बाय द सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर। यानी कि प्राइमरी नर्सिंग का मतलब है कि एक नर्स पूरी केयर के दौरान एक पेशेंट को कम्प्रहेंसिव और इंडिविजुअलाइज्ड केयर देती है। इसमें नर्स हर पेशेंट की स्पेसिफिक नीड को समझकर उनकी केयर देती है और एक ही नर्स पूरी केयर के दौरान पेशेंट के साथ रहती है। Next, the primary nursing is a method of nursing practice which emphasizes continuity of care by having one nurse provide complete care for a small group of patients within a nursing unit of a hospital। यानी कि प्राइमरी नर्सिंग का एक ऐसा नर्सिंग प्रैक्टिस का तरीका है जिसमें एक नर्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर को फोकस करती है, यानी कि एक नर्स के एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट को हॉस्पिटल के एक यूनिट में पूरी केयर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल के आईसीयू में एक नर्स 3-4 पेशेंट को देख रही होती है और उनकी पूरी केयर को मॉनिटर करती है ताकि किसी भी पेशेंट की ज़रूरत को जल्द से जल्द जो है वो समझा जा सके। द नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ नर्सिंग केयर अलाउस द नर्स टू गिव डायरेक्ट पेशेंट केयर। और इस टाइप की नर्सिंग केयर में नर्स को डायरेक्ट पेशेंट केयर देने का मौका मिलता है। इसका मतलब है कि नर्स खुद पेशेंट को मेडिसिन देती है, उनका हेल्थ स्टेटस मॉनिटर करती है और उनको डेली केयर जो है वो प्रोवाइड करती है। द प्राइमरी नर्स एक्सेप्ट्स टोटल 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पेशेंट्स नर्सिंग केयर। यानी कि प्राइमरी नर्स 24 घंटे की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेशेंट की नर्सिंग केयर की उठाती है। इसका मतलब है कि वो नर्स अपने पेशेंट की केयर की पूरी जिम्मेदारी लेती है, चाहे दिन हो चाहे या फिर रात हो। द प्राइमरी नर्स कम्युनिकेट्स विद अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम रिगार्डिंग द पेशेंट हेल्थ केयर। प्राइमरी नर्स अपनी टीम के दूसरे हेल्थ केयर मेंबर के साथ कम्युनिकेशन करती है, जैसे डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, ताकि पेशेंट की केयर को इंटीग्रेट किया जा सके। दिस केयर मेथड इज़ रिजेक्टेड बाय मैनी इंस्टीट्यूशन एज टू कॉस्टली। यानी ये केयर मेथड काफ़ी हॉस्पिटल में कॉस्टली समझा जाता है और इसलिए कई इंस्टीट्यूशन इस मॉडल को अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें एक नर्स को पेशेंट की केयर की 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो ज़्यादा रिसोर्सेज और स्टाफ की ज़रूरत वहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल के पास लिमिटेड बजट है तो वो प्राइमरी नर्सिंग मॉडल को अपना नहीं सकता, क्योंकि इसमें हर पेशेंट के लिए एक डेडिकेट नर्स होना चाहिए जो फाइनेंशियली बर्डन को बढ़ाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर की। प्रोग्रेसिव पीपीसी यानी कि प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर इज़ अ सिस्टम ऑफ नर्सिंग केयर इन विच पेशेंट आर प्लेस्ड इन यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स फॉर केयर एज determined by the degree of illness rather than on the basis of a medical specialty। यानी कि प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर एक ऐसा नर्सिंग केयर सिस्टम है जिसमें पेशेंट को उनकी इलनेस की सेवेरिटी के मुताबिक यूनिट्स में रखा जाता है, ना कि उनके मेडिकल स्पेशलिटी जैसे कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी के बेसिस पर। इसमें पेशेंट की ज़रूरत को उनके बीमारी के हिसाब से इवॉल्वेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट का हार्ट अटैक हुआ है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है तो उसे कार्डियक केयर यूनिट यानी सीसीयू में भेजा जाता है, चाहे उसका प्राइमरी डॉक्टर किसी और स्पेशलिटी का हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ इलनेस एंड केयर रिक्वायरमेंट इन दी हॉस्पिटल। यानी कि हॉस्पिटल में मेडिकल और नर्सिंग केयर का ऑर्गेनाइजेशन बीमारी की सिवियरिटी और पेशेंट की केयर की ज़रूरत के मुताबिक होती है। मतलब हॉस्पिटल के रिसोर्सेज जैसे नर्सेज, डॉक्टर्स और इक्विपमेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हर पेशेंट को उसकी स्पेसिफिक केयर मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल है तो उसे जनरल वार्ड में रखा जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर इज़ द सिस्टेमिक ग्रुप ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ इलनेस एंड डिपेंडेंसी ऑन द नर्स रेदर देन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड सेक्स। यानी प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर में पेशेंट को उनकी इलनेस की सेवेरिटी और नर्स की डिपेंडेंसी के हिसाब से ग्रुप किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ना कि उनकी डिजीज़ क्लासिफिकेशन या सेक्स के बेस पर। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो उसे एक ऐसी यूनिट में भेजा जाएगा जहां स्किल नर्स अवेलेबल हो और उसकी कंडीशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा सके, चाहे उसका जेंडर या डिजीज़ टाइप जो भी हो। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लानिंग द हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बोथ स्टाफ एंड इक्विपमेंट टू मीट द इंडिविजुअल
रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। यानी पीपीसी का जो मेन गोल ये है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, नर्सेज, डॉक्टर्स और रिक्वायरमेंट को ऐसे प्लान किया जाए कि वो हर पेशेंट की इंडिविजुअली नीड्स को एफिशिएंटली मीट कर सके। इस मॉडल में केयर को कस्टमाइज्ड किया जाता है हर पेशेंट के लिए, ताकि उनकी स्पेसिफिक ज़रूरत को एड्रेस किया जा सके। पीपीसी हैज़ डिफाइंड एज द राइट पेशेंट इन द राइट बेड विद द राइट सर्विसेज एट द राइट टाइम। यानी कि प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर को मतलब जो डिफ़ाइन हुआ है कि सही पेशेंट को सही बेड पर सही सर्विस के साथ सही वक्त पर। इसका मतलब यह है कि हर पेशेंट को उनकी स्पेसिफिक ज़रूरत के मुताबिक केयर दी जाती है, और वो केयर तब दी जाती है जब वो ज़रूरी हो। एग्जांपल, अगर एक पेशेंट की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत है तो उसे वो केयर उस वक्त दी जाती है जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, और वो केयर उन फैसिलिटीज़ के साथ दी जाती है जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं मेजर कंसेप्ट ऑफ progressive patient care. Progressive patient care is defined as better patient care through the organization of hospital facilities, services and staff around the changing medical and nursing needs of the patient। यानी कि पीपीसी प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ये बेहतर पेशेंट केयर का तरीका है जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, सर्विसेज और स्टाफ को पेशेंट के बदलते मेडिकल और नर्सिंग नीड के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक पेशेंट को हर सर्जरी के बाद ज़्यादा फोकस ध्यान की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल अपने इंटेंसिव केयर यूनिट को उसकी नीड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। अगर पेशेंट को फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत हो तो स्टाफ और सर्विसेज को उस हिसाब से तैयार किया जाता है। पीपीसी प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर इज टेलरिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज टू मीट पेशेंट नीड। यानी कि हॉस्पिटल सर्विसेज की तरह डिज़ाइन किया जाता है, टेलर किया करता है कि ये पेशेंट की नीड्स को मीट कर सके। जैसे कि अगर कोई पेशेंट पोस्ट सर्जरी रिकवरी के दौरान अपनी रूटीन ज़िंदगी में वापस जाना चाहता है तो हॉस्पिटल सर्विसेज उसकी रिहेबिलिटेशन नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट और स्टाफ उसकी स्पेसिफिक केयर को फोकस जो है वो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीपीसी इज़ केयरिंग फॉर द राइट पेशेंट इन द राइट बेड विद द राइट सर्विसेज एट राइट टाइम। यानी इसका मतलब यह है पेशेंट प्रोग्रेसिव केयर, इसका मतलब यह है कि सही बेड पे सही सर्विस के साथ और सही वक्त पर केयर देना। अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट चाहिए तो उसे इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर उसकी क्रिटिकल कंडीशन के लिए ज़रूरी सर्विसेज और केयर जो है वो मिलती है, और ये सब वक्त पर होता है। पीपीसी इज सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन देयर मेडिकल नीड्स। यानी कि पेशेंट प्रोग्रेसिव केयर एक हमारे पास सिस्टेमिक तरीका है जिसमें पेशेंट को उनके मेडिकल नीड के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर पेशेंट को सिर्फ रूटीन चेकअप या माइनर सर्जरी चाहिए तो उसे सेल्फ केयर यूनिट में डाला जाता है, जबकि अगर किसी को इमरजेंसी सर्जरी या इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अगले स्लाइड पर चल के बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट प्रोग्रेसिव केयर। रेवन RW 1960 इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट। यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए होती है उन्होंने ये फरमाया था कि मिसाल के तौर पर, अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक या मेजर सर्जरी के बाद क्रिटिकल कंडीशन है तो वो इंटेंसिव यूनिट आईसीयू में जो है वो जाएगा, जहाँ पे उनको हाई लेवल की मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट जो है वो दी जाएगी। सेल्फ केयर यूनिट्स फॉर कन्वालेसेंट पेशेंट फॉर दोज रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन। यानी सेल्फ केयर यूनिट जो कन्वालेसेंट पेशेंट है या उन पेशेंट के लिए होती है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एडमिट किए गए हों। जैसे कि अगर कोई पेशेंट एक माइनर सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहा है या कोई पेशेंट अपनी हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उसे सेल्फ केयर यूनिट में रखा जाता है, जहाँ पे उनको अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद मैनेज करने की आज़ादी होती है। अगला हमारे पास है इंटरमीडिएट केयर यूनिट फॉर दोज patient not requiring to be housed in either of the foregoing and who would constitute approximately 60% of all patient in hospital। यानी कि इंटरमीडिएट केयर यूनिट जो उन पेशेंट के लिए होती है जो ना इंटेंसिव केयर के लायक होते हैं ना ही सेल्फ केयर यूनिट में रह सकते हैं, जो हॉस्पिटल के 60% पेशेंट का हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मॉडरेट इलनेस का शिकार हो जाए, जैसे ज़्यादा फीवर या इन्फेक्शन के बाद रिकवरी कर रहा हो, तो उसे इंटरमीडिएट केयर यूनिट में रखा जाता है, जहां उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट जो है वो होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल के बात करते हैं बेड्स अटैच टू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फॉर वन डे पेशेंट। यानी कि बेड जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के साथ अटैच होती है वन डे पेशेंट के लिए, मतलब एक दिन के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए। जैसे कि अगर कोई पेशेंट एक दिन के लिए माइनर सर्जरी करवाने हॉस्पिटल आए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जहन में
इस वक्त कोई सर्जरी आ नहीं रही, तो आप कैटरेक्ट सर्जरी या उससे ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत ना हो तो उनको 1 डे बेड में रखा जाता है जहाँ पे उनका ऑपरेशन होता है और फिर वो वही से मतलब जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। द एलिमेंट कैन आल्सो बी नेम्ड एज इंटेंसिव केयर, इंटरमीडिएट केयर, सेल्फ केयर, लॉन्ग टर्म केयर एंड ऑर्गेनाइज्ड होम केयर। यानी कि एलिमेंट्स को इंटेंसिवली इंटरमीडिएट केयर, सेल्फ केयर और लॉन्ग टर्म केयर और ऑर्गेनाइज होम केयर के रूप में भी जाना जाता है। इन एलिमेंट को इस तरह से भी समझा जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी वो आईसीयू जहाँ पे क्रिटिकल इल पेशेंट को रखा जाता है। इंटरमीडिएट केयर हमारे पास वो होती है जहाँ पे मॉडरेट कंडीशन वाले लोग जो है उनको रखा जाता है जो रेगुलर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग के लिए आते हैं। इसके अलावा सेल्फ केयर में वो पेशेंट को रखा जाता है जो डेली एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं, उनको सेल्फ केयर की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग टर्म पेशेंट जो मतलब केयर, वो पेशेंट जो क्रॉनिक डिजीज़ या डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो उनको लॉन्ग टर्म केयर यूनिट या होम केयर जो है वो दिया जाता है। और ऑर्गेनाइज होम केयर ये उन पेशेंट के लिए होता है जो हॉस्पिटल में रहने के बजाय अपने घर पर ट्रीटमेंट चाहते हैं। जैसे फिजिकली डिसेबल पेशेंट को उनके घर पर प्रॉपर और मॉनिटरिंग मिलती है, फिर स्टाफ उनके घर जाते हैं और उनको देखभाल करते हैं, उनको केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को इसमें कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो वो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हम जितने भी वैल्यूएबल कंटेंट एग्ज़ाम के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, नर्सिंग के हवाले से जो है वो शेयर करें ताकि आप लोगों को बर वक्त वो मिल सके और आप लोग जो है इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले दिन अगली एनर्जी के साथ और अगले लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने इंस्ट्रक्टर हिलाल रहमान को। अल्लाह हाफिज़।